प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। 14 फैसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को भी मिली मंजूरी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व देश विदेश में मची योग की धूम। हरियाणा के सभी जिलों में होगा योग कार्यक्रमों का आयोजन। लोगों में योग दिवस को लेकर काफी उत्साह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, लोकसभा चुनाव में लोगों ने कांग्रेस के कूचक्र को तोड़ा। कैथल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। और सरकार ने 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा की रद्द। नए सिरे से आयोजित होगी परीक्षा। वहीं नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर लगाई रोक। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में केंद्र सरकार ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र का वधावन बंदरगाह विकसित करने और गुजरात तथा तमिलनाडु में पहला पवन टर्मिनल विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा वाराणसी हवाई अड्डे के विकास और राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना वृद्धि योजना के लिए भी फैसले लिए हैं। नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने 14 फसलों पर विपणन स्तर 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि धान, कपास, बाजरा, दलहन, तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार देश भर में 2 लाख गोदाम बनाने पर काम कर रही है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। 2 लाख गोडाउन बनाने का देश भर में काम चल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों वाली टर्म है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने महाराष्ट्र के वधावन में सभी मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड बंदरगाह विकसित करने का निर्णय लिया है। इस बंदरगाह को बनाने में 76,000 रुपए से अधिक की लागत आएगी और पूरा होने के बाद यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। इसके अलावा सरकार ने पहले तटीय पवन टर्मिनल विकसित करने का फैसला लिया है। गुजरात और तमिलनाडु में 500 मेगावाट क्षमता वाली 2 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट ने 2,869 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी है। एक अन्य निर्णय के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक बुनियादी ढांचा संवर्धन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश भर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के ऑफ कैंपस की स्थापना की जाएगी। यूनियन टेरिटरीज में इस तरह की व्यवस्था हो कि हर राज्य में, हर यूटी में इस यूनिवर्सिटी का, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का एक ऑफ कैंपस, एक अच्छी वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन, एक अच्छी लेबोरेटरी बने जहां पर ट्रेनिंग दी जा सके। और टोटल देश भर में 9,000 स्टूडेंट्स को हर साल फॉरेंसिक साइंसेज में ट्रेनिंग दी जा सके, उतनी कैपेसिटी डेवलप करना है। वो आज इस कैबिनेट में फैसला लिया गया। ये करीब 2,254 करोड़ रुपीस का टोटल स्कीम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री केंद्र शासित प्रदेश को विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को श्रीनगर में ही आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं 21 जून की सुबह प्रधानमंत्री श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद योग सत्र में भाग लेंगे। इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आ रहे हैं। इसके लिए प्रशासन और आयुष मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहां भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहां 7000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल पंचकुला में निकाली गई योग मैराथन को नगराधीश मन्नत राणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पतंजलि समिति के पदाधिकारियों ने लोगों को योग करवाकर उसके लाभों के बारे में जानकारी दी। आयुष विभाग के अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा ने बताया कि इस बार योग दिवस के लिए बड़ा ही उत्तम थीम दिया गया है। योग खुद भी करना है और इसे घर घर तक लेकर जाना है ताकि समाज का हर एक व्यक्ति योग करे और स्वस्थ रहे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए एवं समाज के लिए योग, यह एक बड़ा ही उत्तम थीम दिया गया है। योग खुद भी करना है और इसको समाज तक लेके जाना है कि समाज का हर व्यक्ति योग करे और योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखे। और इन सभी योगा प्रोटोकॉल में हमारे हर तरह के आसन शामिल किए गए हैं। योग को निरंतर जीवन का अंग बनाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों ने बताया कि योग करने के बाद उन्हें गंभीर बीमारियों से काफी आराम मिला है, जिसमें हम तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। इससे न केवल कार्यक्षमता बढ़ती है बल्कि हम शांत और सुखी तरीके से रहना भी सीख जाते हैं। योगा से ही मेरे जीवन में एक बैलेंस बना रहता है जिसमें मुझे काम करने की एक्सपर्टीज प्राप्त होती है और मैं अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाता हूँ। रोज योगा करती हूँ मैं। 1994 से योगा कर रही हूँ लगातार। यही वजह है कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त चल रही हूँ। मुझे कोई भी रोग नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। मैं हर तरह का काम कर लेती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि कल जिले में 7 स्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अधिक संख्या में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने और प्रतिदिन योग करने की अपील की। जिले में 8 स्थानों पे ब्लॉक लेवल के फंक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं, सब डिविजन्स में हो रहे हैं। और जो हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम है वो ITI ग्राउंड नारनौल में होगा। इसके अंदर जो योगा प्रोटोकॉल आता है सरकार की तरफ से 45 मिनट का, सभी नागरिकों को वो कराया जाता है, पूरा प्रशिक्षित तरीके से कराया जाता है। और हम सब जानते हैं कि योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी अनिवार्य और कितनी बेहतरीन चीज़ है। तो आपके माध्यम से मेरा सभी वासियों से अनुरोध है कि वह इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ें और कल योग दिवस पे योग करें। योगाचार्य नितिन ने कहा कि हम सभी को योग एक दिन के लिए नहीं बल्कि हर दिन योग अवश्य करना चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों में योग दिवस को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
योग का लाभ उठाएं। साथ ही योग एक दिन ही नहीं, हम प्रण लें कल से जो नहीं कर रहे वो साथी मित्र सम्मिलित होकर के और उसको दिनचर्या में डालें, ताकि हम रोज का योग करेंगे तो स्वस्थ लाभ मिलेगा, मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारा देश योग में विश्व का गुरु कहलाता है और सभी कल ITI के मैदान में पहुंच करके योग करें। योग को हमें नित्य रूप से इसको डेली लाइफ के अंदर अपनाना लेना चाहिए। और इसको किस लिए करते हैं हम योग को नित्य रूप में? हम जैसे नहाते हैं, डेली अपना काम करते हैं, ब्रश करते हैं, ये सारी चीज़ें नित्य रूप से कर रहे हैं। उधर रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अंतिम रिहर्सल की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने योग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। 500 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया है और अभी ड्रेस रिहर्सल में भी 2000 के आसपास बच्चे हमारे रहेंगे जो इसमें भाग लेंगे। और इन सारे कार्यक्रमों का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग की तरफ प्रेरित कर सकें, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसा कि हम देख ही रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद से। एंड योग एक ऐसी चीज़ है जो उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकती है, थोड़ा दूर रख सकती है। तो इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से मेरी सभी से यही अपील है कि अपने जीवन में 1 घंटा रोज़ योग के लिए ज़रूर निकालें, तो हम उसी कड़ी में चलते हुए शायद आगे रोग मुक्त बन सकें। जींद के योगाचार्य अमरनाथ ने अपना जीवन योग को समर्पित कर दिया है। वे कृषि विभाग से ड्राफ्ट्समैन के पद से सेवानिवृत्त हैं। सर्विस के दौरान ही उन्होंने प्राकृतिक योग की क्रियाओं को अपने जीवन में अंगीकार कर बीमारियों को एक तरह से अपने आप से दूर रखा। अमरनाथ ने अपने कठिन व्यायाम को बचपन में ही सीख लिया और नियमित अभ्यास करना उनकी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया। वे प्रतिदिन लोगों को योग का अभ्यास करवाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की मुहिम के पश्चात लोगों में योग के प्रति अधिक जागरूकता आई है। कई बीमारियों से ग्रस्त लोगों ने नियमित योग कर दवाई खाना तक बंद कर दिया है। उनका मानना है कि नियमित योग अभ्यास करने से ही इसका फायदा मिल सकता है। मेरा प्रयास और इनका प्रेम साधकों का धीरे धीरे बढ़ता चला गया और आज पूरी संख्या है और निःशुल्क भाव से मैं ये कार्य करता हूँ। तय दिल से निःशुल्क किसी ये समाज सेवा कर सकूँ, ताकि हमारा मोदी जी का परिणाम है कि हमारा विश्वगुरु योग में भारतवर्ष विश्वगुरु रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा को लेकर चले हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य निरोग रहे, स्वस्थ रहे, कोई भी बीमार ना हो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की मनोकामना। योग करें भाई, बीमारियों से हम दूर रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। अमरनाथ की योगा क्लास में आने वाले लोगों ने बताया कि योग करने से उन्हें तनाव से मुक्ति मिली और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। योग कर रहा हूँ। मैं बीमारी की वजह से योग में आया था। मुझे हार्ट ट्रबल थी और ऑपरेशन भी हुआ 2021 में मेरा जाके, और फिर ब्रेन हेमरेज भी हुआ, लेकिन योग से बहुत फायदा था। मैं करता रहा तो मैं जिंदा हो गया उसकी वजह से। प्रधानमंत्री जी ने ये जो योग की प्रथा चलाई वो बहुत ही कारगर थी। गुरु जी ने 10 साल से हमें योग करने सिखाए हैं और मेरे पैर में साइटिका का दर्द था और अब मेरा पैर ठीक है। मैं ठीक चलती हूँ, ठीक खाती पीती हूँ और मेरे गली मोहल्ले के भी मेरे साथ में सब आती हैं और गुरु जी के शरण में आने से मेरी आधी तकलीफ दूर होगी। 25 साल से इनके पास योग से आ रहा हूँ। मेरी कमर में दर्द रहता था, अब कमर का दर्द ठीक है, टांगों में दर्द भी ठीक है, मोटापा भी थोड़ा कम हुआ है मेरा। बाकी बिन निःशुल्क करवाते हैं, कोई भी चार्जिंग नहीं लेते, अच्छे भाव से करवाते हैं। सबके साथ व्यवहार इनका बोलबाल बहुत बढ़िया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैथल में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने लोकसभा जीत के लिए कार्यकर्ताओं और जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस चुनाव में लोगों ने कांग्रेस के कूचक्र को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज प्रदेश में बिना पर्ची व खर्ची के पात्र युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए हर जिले में प्रतिदिन सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाने की शुरुआत की गई है।
सरकार के अंदर साझेदार था, जिस सरकार के अंदर 2009 के अंदर एक घर के अंदर जाकर के भाइयों फार्म भरे गए थे कि हर घर में से नौकरी देंगे। उसके बाद 5 साल वो व्यक्ति मंत्री रहा। मैं आज उसको भी पूछना चाहता हूं, उस समय में जो कांग्रेस का मुखिया था उसको भी पूछना चाहता हूं कि भाई मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप लोग प्रदेश के युवाओं के बीच में जाकर के, मैं इसको भी कह रहा हूं, यह बताने का काम करे जिस सरकार के अंदर यह मंत्री था हमने कितनी नौकरी दी है, किस आधार के ऊपर दी है, यह भी बताने का काम करे। अरे गरीब व्यक्ति का वोट ले जाते थे, घूमता रहता था, उसके कपड़ों में से बदबू आती थी जब मिलने के लिए जाता था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रनवे का उद्घाटन कर रहे हैं। इसकी लंबाई 10,000 फीट है। उन्होंने पैसेंजर टर्मिनल सहित 7 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। बता दें कि महाराजा अग्रसेन के पास 7,200 एकड़ जमीन है। यहां से 5 रूटों पर हवाई सेवा शुरू की जाएगी, जिनमें देहरादून, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर और जम्मू शहर शामिल हैं। फ्लाइट्स के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता हुआ है। सरकार ने इस जून 2024 यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। ये परीक्षा बाद में नए सिरे से आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की गई है, क्योंकि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता नहीं हो सकता। यह मामला गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 18 जून को देश के विभिन्न शहरों में 2 पोलियो में यूजीसी नेट परीक्षा दोबारा एनसीसी को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट 18 जून से विभिन्न शहरों में 2 पोलियो में यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की थी। गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध विश्लेषण इकाई को कल परीक्षा में गड़बड़ी की कुछ जानकारियां मिली थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी है। साथ ही सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर एनसीए को नोटिस जारी किया है। काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नकार दिया है। इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से करेगा। दरअसल एनटीए के अलग अलग हाईकोर्ट्स में लंबित केसों को सुप्रीम कोर्ट में ही ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की है और वहीं 8 याचिकाओं को नीट परीक्षा में विभिन्न गड़बड़ियों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द किए जाने और सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की जांच की भी मांग की थी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 18 से 20 जून तक नर्सरी रेंजिंग पर 3 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के किसानों ने भाग लिया। साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण व शिक्षा संस्थान के सह निदेशक डॉक्टर अशोक गौदारा ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में फल, फूल, सब्जी व धान की खेती से संबंधित जानकारी किसानों को दी गई। फसल विविधीकरण, पॉली हाउस से संबंधित विभिन्न जानकारी किसानों को दी गई। इन 3 दिनों में किसानों को सब्जी की फसल की ग्राफ्टिंग करनी भी। के जो नर्सरी है, जो फल की है, सब्जियों की है और इवन जो है ये अपनी जो धान की खेती है, इसके बारे में भी साथ साथ बताया गया। और किसान भाइयों को विविधीकरण के तकनीक को अपनाते हुए और जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जो पॉली हाउसेस के अंदर जो है सब्जियां कैसे ली जाएं और किस सीजन में कौन सी सब्जी किस तरीके से और बहुत अच्छे मतलब जो है उत्पादन जो है उनका हो कि फसल विविधीकरण अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अच्छा लगा, बड़ी अच्छी सिखाई गई और हमें आशा है अगर अपने घर पर जाकर हम अपना बागवानी का, सब्जी का अच्छा काम करेंगे और उसमें कुछ सुधार करने की बहुत ही कोशिश करके अच्छे अपनी फसल को बढ़ाएंगे। नर्सरी के बारे में पौध कैसे तैयार करें, प्रोट्रे में कैसे तैयार करें और जो कलम चढ़ाते हैं वो कैसे चढ़ाएं, इन सब के बारे में हमें जानकारी दी। हम प्रोट्रे में करते हैं, नेट हाउस में करते हैं, कैसे पानी डालें उसमें, प्रोट्रे में कैसे करें, धूप छांव से कैसे बचाएं, इन सब के बारे में हमें जानकारी दी। यहाँ मेरा जो अवसर है, यहाँ मुझे अवसर मिला
मुझे नर्सरी रेजिंग का अवसर मिला यहाँ। मैं पारंपरिक खेती करता हूँ और मेरी जो कोशिश है मैं अपने खेतों को कैसे सस्टेनेबल बनाऊँ और नेचुरल खेती की तरफ जाऊँ, जिसमें नर्सरी रेजिंग और फल फूल व सब्जियों के बारे में मुझे यहाँ से काफ़ी नॉलेज प्राप्त हुई है, जिसका मैं अपने खेतों में जाकर अनुसरण करूँगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति ग्रुप सी पदों के लिए किसी भी वर्ष में पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों और पात्र खिलाड़ियों को 3% का अलग कोटा देने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए खेल व युवा मामलों विभाग एक अलग कोटा बनाएगा और किसी भी वर्ष में एचएसएससी द्वारा भर्ती किए गए कुल ग्रुप सी पदों के लिए 3% के बराबर ओएसपी और ईएसपी के लिए एक अलग भर्ती अभियान के लिए एचएसएससी को मांग भेजेगा। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार गृह विभाग, खेल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, जेल विभाग व वन्य जीवन विभाग व ऊर्जा विभाग में कोटा लागू होगा। ऐसे पदों की संख्या एचएसएससी द्वारा भर्ती किए जाने वाले ग्रुप सी पदों का 3% होगी। यह पद केवल इन्हीं विभागों के लिए विज्ञापित किए जाएंगे। प्रदेश में लगातार गिरते जा रहे भूजल स्तर को लेकर अब किसान भी जागरूक होने लगे हैं। किसान डीएसआर विधि अपनाकर धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं, जिससे पानी की काफी बचत हो रही है। सिरसा जिले के पनिहारी गांव के किसान कमलजीत सिंह, जगतार सिंह और जीत सिंह ने बताया कि वे पिछले 3 साल से सीधी बिजाई से धान की खेती कर रहे हैं। सीधी बिजाई से पानी के साथ साथ समय और पैसे की भी बचत होती है। पानी की बचत होंगी है, जिमें पानी का वाटर लेवल अपना धरती का भूजल नीचे जा रहा है तो वो बड़ी बचत है। दूसरा जिमें मजदूरों की लेबर की कमी पैंती जाती हैगी, वो भी किसान फायदा है। सीधी बिजाई पानी घट लगता, हाँ जी पानी घट लगता है। आ हुण इनू 2 पानियां की 3 की जरूरत है, बाद बरसात भी पैन लग जानी है, फिर तो भावें जमा सुका के पानी लाई जाओ, जिमें आप गेहूं की फसल में पानी लाने। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, पिछले साल भी की सी, ऐतकी भी की है। सानू बहुत लाभ होया जी, लेबर की भी बचत हुई, साडी पानी की बहुत बचत हुई है। असीं तो सारे जन यही अपील करते हैं जो भी किसान सीधी बिजाई करे। वहीं प्रगतिशील किसान अतर सिंह ने कहा कि सभी किसानों को धान की सीधी बिजाई करनी चाहिए। इससे धान में बीमारियां कम आती हैं और उत्पादन भी अच्छा होता है। इसमें खाद की भी बचत होती है। धान साबित हुई है, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ 40% 50% ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਧਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਪਨੀਰੀ ਪਟਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤ 'ਚ ਰੋਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਤੇ 6-7-8 दिनों बाद फिर पानी भर दो। कृषि विभाग के तकनीकी सहायक डॉक्टर जोगिंदर राणा ने बताया कि सरकार द्वारा इस बार सिरसा जिले में 85,000 हेक्टेयर भूमि में सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। धान की सीधी बिजाई करने पर सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ अनुदान भी दिया जाता है। 2024 में हरियाणा सरकार द्वारा हमें 85,000 एकड़ का टारगेट दिया गया है। किसान साल दर साल जागरूक होकर इस विधि को अपना रहे हैं और इस विधि को अपनाने से किसान जो है वो 18 से 20% तक पानी की बचत करता है और किसान हर वर्ष एरिया सिरसा जिले में बढ़ोतरी की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी को परीक्षाओं में नकल रोकने व पारदर्शिता हेतु अपनाई गई उत्कृष्ट तकनीक के लिए प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड मिला है। प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने बताया कि हरियाणा बोर्ड को परीक्षाओं की नकल रोकने एवं पारदर्शिता लाने के लिए अपनाई गई नई तकनीक QR कोड व अल्फा न्यूमेरिक कोड के लिए बहुचर्चित स्कॉच ग्रुप द्वारा राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित सर्वोच्च स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड 13 जुलाई को दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्कॉच सम्मान समारोह में दिया जाएगा। उन्होंने इस सम्मान के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के अलावा शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों और अध्यापकों को बधाई दी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि शिक्षा बोर्ड को इतिहास में पहली बार परीक्षाओं में किए गए सुधारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस अवार्ड से नवाजा गया है, जिससे शिक्षा बोर्ड को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है। इस पद्धति को अब देश के कई शिक्षा बोर्डों द्वारा अपनाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों की वजह से हरियाणा बोर्ड आज देश के अग्रणी शिक्षा बोर्डों की पंक्ति में अपनी जगह बनाने में सफल हुआ है। 18 तारीख को हमें
ईमेल से लेटर प्राप्त हुआ कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को QR और अल्फा न्यूमेरिक कोड ऑन क्वेश्चन पेपर के लिए स्कॉच अवार्ड है वो दिए जाना है और ये अवार्ड 13 तारीख को इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में दिया जाए। सभी की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इनमें आई थी और आप अपने सेक्टर्स में वो फाइट कर रही थी। तो हमने एजुकेशन सेक्टर के अंदर नवाचार के लिए फाइट किया और हमें यह अवार्ड जो है हमने जीता। मेरे संज्ञान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त जारी की। इस कड़ी में हिसार में कल पीएम किसान उत्सव समारोह आयोजित किया गया। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने किसानों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को लाइव सुना। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि योजना के तहत हिसार जिले के 1,41,413 किसानों के खातों में 28 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि भेजी गई है। यह योजना न केवल किसानों की आय में वृद्धि कर रही है बल्कि उनकी आजीविका को भी सुरक्षित बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना तीसरा कार्यकाल आरंभ होते ही सबसे पहले कृषक वर्ग का सम्मान बढ़ाया है। पूरे देश में लगभग 10 करोड़ लोगों को ये राशि 20,000 करोड़ रुपए आज इस राशि का किसान भाइयों के खाते में सीधा भुगतान हो गया। इसी निमित्त आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधन किया था और उसी निमित्त जहाँ तक हिसार जिले की बात है 1,41,000 लोगों को ये राशि मिली है और लगभग 26-27 करोड़ रुपए ये राशि। वहीं किसानों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहले अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब हर जरूरतमंद को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पूरे पैसे सीधे उनके खाते में पहुंच रहे हैं। तो नीति दोनों ही बहुत बढ़िया है, उनका कहने और करने में कोई अंतर नहीं है। पूरे भारत के अंदर किसानों के लिए सरकार सबसे ज्यादा काम कर रही है, चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। उनका फोकस किसानों की भलाई किस प्रकार से हो, चाहे उत्तम खाद बीज किसानों के लिए क्षतिपूर्ति है, पोर्टल है। सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले क्या होता था, ऊपर से 1 रुपया आता था, लास्ट तक मतलब 10 पैसे 5 पैसे किसान के पास पहुंचते थे। अब ऊपर से सेंटर से 1 रुपया आता है तो किसान के सीधे खाते में जाते हैं। बाद नरेंद्र मोदी ने पहली कलम जो अपना एक काम किया है वो देसी किसान के लिए किया है। आज 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000। उधर फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी किसानों के प्रधानमंत्री के संबोधन को लाइव सुना। इस मौके पर कहा कि आज देश के किसान मजदूर सहित सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री की नीतियों से खुश है। मोदी सरकार ने देश के किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई हैं जिनका किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। किसानों की जो 17वीं किस्त क्या शुरुआत की है जी, और करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिला है। 3.25 करोड़ किसानों को जो किस्त दी है जो 20,000 करोड़ जो राशि इस में दी है, इससे किसान को लाभ मिलेगा। किसान को बुआई का, बिजाई का, पेड़ का, दवा का, और किसान को किसी साहूकार से कर्ज ना लेना पड़ेगा, अपने काम जरूरत के लिए काम करेगा। और देश के प्रधानमंत्री ने उसकी चालू की है, आज उसको बरकरार रखा है। इस सारी दुनिया में सबसे बड़ी पहल देश के प्रधानमंत्री। वहीं किसानों ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने में सहायता करेगी। मोदी सरकार किसानों के हित में अच्छा काम कर रही है। बहुत कुछ योजनाएं जो चल रही हैं वो मिल रही हैं, जैसे कि खाद है, खाद में बहुत सब्सिडी कम है, और इधर जो ये कह रहे जो भी है सब्जी पे भी सब्सिडी है, जैसे घिया वगैरह वो उस पर भी 12,000 रुपये एकड़ वो मिलती है। जो वैसे हैं जो उनको भी 40,000 के हिसाब से। जो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये बहुत ही फायदेमंद है, और इसमें जो 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें मिलती हैं। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि स्किल सेल रोग के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इससे केवल जनजातीय लोग ही प्रभावित होते हैं। वे कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में इस रोग के बारे में आयोजित राष्ट्रीय जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक होना चाहिए, क्योंकि यह किसी को भी प्रभावित कर सकती है। इस रोग की जाँच के लिए ग्राम पंचायतों और आंगनबाड़ी में जमीनी स्तर पर काम किया जाना जरूरी है। इस रोग की रोकथाम के
सभी मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं का एक दूसरे के साथ सहयोग करना आवश्यक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश भर में लू की स्थिति और लू से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल हीट वेव से प्रभावित लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए तैयार रहें। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के अस्पतालों में विशेष हीट वेव यूनिट्स शुरू करने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की। मंत्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को गर्मी व लू से निपटने की तैयारियों और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए कहा है। राज्य के नोडल अधिकारियों को गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रसार करने और जिला व शहरी स्तर पर स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए कहा है। परामर्श में कहा गया है कि इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इनमें हीट स्ट्रोक के मामलों और मौतों पर नियमित डाटा प्रस्तुत करना और गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को अद्यतन और अनुमोदित करने के लिए टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित करना शामिल है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ORS पैक, आवश्यक दवाएं, IV तरल पदार्थ, आइस पैक और उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों से मौसम विभाग से दैनिक भीषण गर्मी की चेतावनियों का प्रसार करने का भी आग्रह किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून और आंधी तूफान के कारण आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत में भीषण गर्मी को कम हो जाएगी। वहीं हरियाणा में प्री मानसून बारिश से 30 दिन से लगातार चल रहे हीट वेव पर ब्रेक लग गया है। देर रात बदले मौसम के मिजाज से दिन के तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट आई। पंचकुला, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत समेत कई जिलों में भी प्री मानसून की बारिश हुई। इस दौरान आंधी चलने से कई जिलों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।